नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाटक पढ़ेंगे सिंदूर की होली। इस नाटक को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। यह नाटक 1934 में लिखा गया है। यह नाटक यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत इकाई 8 में लगा हुआ है। नाटक की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। बरसात का दिन प्रायः एक पहाड़ दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगले में सामने की ओर एक बड़ा कमरा है, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी हैं। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, एक तस्तरी में पान, इलायची और उसके पास ही गोल्ड फ्लेक सिगरेट का एक डिब्बा और दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर की दीवार में 2 अलमारियां हैं, जिसमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं। किसी की जिल्द उखड़ गई है तो किसी की जिल्द का कपड़ा फट गया है, सड़ गया है और गंदी दफ्ती दिख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोशवारा है, जिसके खंभों का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और भद्दी ईंटें दिख पड़ती हैं। गोशवारे में दीवार के किनारे बांस की 2 कुर्सियां रखी हैं। गोशवारे के दोनों ओर 2 गोल कमरे हैं, जिसके एक दरवाजे गोशवारे में हैं और एक पीछे की ओर बड़े कमरे में बंगले के भीतर भाग में जाने का रास्ता है। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर की चीजें इधर उधर करता है, अपने अंगोछे से कुर्सियों को इधर उधर उठाकर झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा रहा है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल, कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है आज। मुकदमे अधिक हैं। घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। कौन? ये जो मुरारी लाल हैं वो पीने लगते हैं। माहिर अली आए थे, उसके भतीजे। मुरारी लाल, किसके भतीजे? माहिर अली, राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील हैं, वही जो बातें हुई थी परसों। मुरारी लाल उत्साह से, अच्छा। सिर पर हाथ रखकर, आज कल बातें याद नहीं रहती। हाँ तो क्या है रहा मनोज के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। माहिर अली, तो वह तैयार भी है, लेकिन एक बात। क्या बात? पट्टीदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी, उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमजोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था। एक ही खानदान और एक ही खून। मुरारी लाल, अच्छा तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ, भगवंत बड़ा जालिम है। लाखों रुपए रैयत को लूटकर जमा कर लिए हैं। अभी तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था। इस साल राय साहब भी हो गया है। इसमें कुछ शब्द जो है वो कटे कटे हैं, क्योंकि ये पुराना है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उधर का सारा इलाका उसके रोम में है, जो चाहेगा कर लेगा। तो फिर मैं क्या ना कुछ उसकी ओर देखने लगता है। माहिर अली, वह तो राजी है देने को। 10,000
लेकर तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी। हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान मरवा डालेगा। पुलिस उसकी राय की है ही। इधर अभी की ओर से इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही। इसलिए मुरारी लाल, हाँ क्या इसलिए माहिर अली, हुजूर मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है। मुरारी लाल, लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है माहिर अली, उसमें तो हुजूर जो कुछ कहेंगे माना जाएगा ही। राय साहब को भी दबा कर सुलह कर दीजिए। मुरारी लाल कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा, मनोज को रुपया तो मिल गया होगा अब तक। माहिर अली, मिल गया होगा या आज मिल जाएगा। मुरारी लाल, देखना कहीं उसे मालूम ना हो जाए। माहिर अली, किसे सरकार? मुरारी लाल, मनोज शंकर को। वह बात केवल तुम ही जानते हो माहिर अली, लेकिन आप अब बार बार क्यों कहा करते हैं, उसमें भी तो मैं ही। मुरारी लाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। चुप होकर जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। मुरारी लाल, 10 वर्ष बाद वह निकल गया। 10 वर्ष का समय निकल गया। अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। कुर्सी पर झुककर गहरी सांस खींचने लगता है। माहिर अली कुछ रूखे स्वर में, हुजूर अगर मुक्त पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दे। हुजूर अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दे। एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम पर सुबह करूंगा। तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती है। तुझको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। हाँ, जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक में कोई जरूरी पत्र तो नहीं है। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारी लाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगते हैं। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की है। गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूम पड़ते हैं। दाढ़ी मूछ बनी हुई, कमीज चौड़ी, मुहरी का पाजामा और पंजाबी जूता पहनी है। इस भेष में मुरारी लाल पूर्व युवा मालूम हो रहे हैं। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। यूं तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता और भी लुभावनी बना रही है। वह हल्के हरे रंग की रेशमी साड़ी पहने है, जिसके आंचल और किनारे पर जरी का काम बना है। माहिर अली की ओर देखकर मुरारी लाल जो है माहिर अली की ओर देखकर, बाहर जाओ शायद आ रहे हैं। माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते हुए, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए, नहीं तो। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठते हुए, नहीं क्यों, तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला कुछ सहम कर, लखनऊ से उसकी बीमारी फिर उभर पड़ी थी। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने लगती है। मुरारी लाल, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही ऐसी होती है। पिछले बार गया था, नियम से नहीं भोजन करता और ना ही नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। इस तरह
स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता, अपनी ओर से तो मैं दूसरों के लिए कोई कहाँ तक अपनी जान ना मालूम इस झंझट से कब छुट्टी मिलेगी। चंद्रकला संदेह और उद्वेग से उसकी ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन यह झंझट भी तो आपने स्वयं नहीं तो उनसे आपका कोई संबंध नहीं। मुरारी लाल, कैसी बात कर रही हो? मैं क्या करता हूँ? इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला, मैंने कुछ कहा तो नहीं कि। मुरारी लाल, हाय हाथ हिलाकर, चुप रहो। कहा क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हें कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ यही रहेगा। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारी लाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको तो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारी लाल तस्तरी से पान निकाल कर मुंह में डालते हैं। माहिर अली का प्रवेश। माहिर अली आ गए, एक आदमी और साथ में है। मुरारी लाल, जल्दी से उठकर, मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ। उन लोगों को यहाँ बैठा कर फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ आ जाऊंगा। माहिर अली, लेकिन मैं। मुरारी लाल भीतर दरवाजे से, कोई बात नहीं, मैं तो फिर आ ही जाऊंगा। प्रस्थान करते हैं। माहिर अली गोशवारे में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह का प्रवेश। भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़कर, साहब कहाँ हैं? माहिर अली रूखे स्वर में, भीतर हैं, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं? मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊंगा। उसका हाथ पकड़, चलिए आप भी भीतर। माहिर अली भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह के साथ कमरे में प्रवेश कर मेज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप पहले। हरनंदन की ओर देखते हुए, हाँ आप भी बैठिए। माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं साहब? कड़े शब्दों में, यहाँ का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंदन सहम कर बैठते हैं। हाँ कहिए कहिए, लाए हैं? भगवंत सिंह हरनंदन की ओर संकेत कर, कहाँ लाया है? हाँ लाया है साहब को। माहिर की ओर देखता है, यानी वो पैसा की जो बात हुई थी 10,000 पैसे की, उसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं। माहिर अली, साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते। हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए और उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर, यहाँ और वहाँ जवाब देने को भी तो कुछ चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन उसी दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते। निकालते क्यों नहीं? रखिए यहाँ इस मेज पर। भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन को संकेत करता है। हरनंदन कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर जैसे कोई गांठ खोलता है और एक रूमाल जिसके बीच में नोट बंधे हैं मेज पर रखता है। भगवंत सिंह रूमाल की गांठ खोलकर मेज पर रखता है। भगवंत सिंह माहिर अली की ओर संकुचित दृष्टि से देखते हुए, गिन लीजिए ना। माहिर अली भगवंत सिंह की ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए, कहिए भी कितना है? यहाँ चढ़ आने पर आप झूठ नहीं कह सकते। यहाँ बढ़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ चढ़ लिखा है। यहाँ बढ़ाने पर आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने के वक्त और बिरादरी में। भगवंत सिंह 10,500। माहिर अली, अच्छा तो 500 और? मुस्कुराते हुए हरनंदन मुस्कुराते हुए, 500 आपके लिए है। माहिर अली
मेरे लिए 500? हरिनंदन सिंह, जी हाँ, आपके लिए। भगवंत की ओर संकेत कर, आपने बाबू साहब को समझा क्या है? इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं। हाँ साहब, अभी आपका कभी सांप का नहीं पड़ा। नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते। इस जिले में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो इनकी तबीयत न जानता हो। लाखों रुपया इन्होंने हाकिमों के लिए खर्च कर दिया। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा वह अलग कर दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग करता है। भगवंत सिंह 100 के 100 हरनंदन की ओर देखता है। हरनंदन सिंह, जी हाँ। माहिर अली की ओर देखकर, हाँ ले जाइए। माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और शेष नोट दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा रहा हो। हरिनंदन सिंह, साहब से इसकी शिकायत करनी चाहिए। मालूम होता है कहीं का नवाब है। भगवंत सिंह कुछ सोचकर, क्या कहा जाएगा? हरनंदन सिंह, किससे? भगवंत सिंह, साहब से और किससे? हरनंदन सिंह, आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं सब कह लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, अब क्या? भगवंत सिंह, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। हाँ, यह तो कहा जाएगा ना कि उसकी ओर ध्यान से देखकर, तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं। क्यों, ठीक होगा ना? हरनंदन सिंह, मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम ना आए। अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदारी को परवाह मुझे नहीं है। बने थे जब भाई साहब जीते थे, तब मुझे क्या दे दिया। तब अब बिगड़ जाने पर जब आपने ही लिए कोई ठिकाना नहीं है, मुझे क्या दे देंगे। जब अपने लिए ही कोई ठिकाना नहीं है तो मुझे क्या दे देंगे। भगवंत सिंह मुस्कुराकर, क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था? फिर मुस्कुराता है। हरनंदन सिंह, आप भी 2 पेड़ शीशम की इतनी बार उतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दिया। दस्तावेज मैं फेर दूंगा। मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो। नातेदारी छूटना नहीं मालूम होता। नहीं उस घर में, इस घर में सही। कोठी का कितना देना है? हरनंदन सिंह, आपसे लेकर वही 1000 दिया। कुछ सोचकर, 1000 होगा और सूद जो कुछ 100-150 और हो। भगवंत सिंह, इस बार चलकर 1500 और ले लो। बंगले में सीटिंग और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा सब इतने में। इस बार चलकर 1500 और ले लो। बंगले में सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा बस इतने में। हरनंदन सिंह, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा इतने में। कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता, झगड़ा साफ हो जाता। हाँ, हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते, वह 18 बरस का लड़का चालाकी में आपसे कम नहीं है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। मेरे लड़के के तिलक में आता है, वहाँ गया। पहर भर रात बीत जाने के बाद जब तिलक की तैयारी हो रही थी, मैं तो यह समझे था कि नहीं आएगा। वहाँ गया, लेकिन जब तक नहीं पिया, तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो। वाह, मुस्कुराकर, मैं
मैं जाकर देखता हूँ, आंगन में बिछावन लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट फटकार रहा है, औरतों को इधर उधर कर गोसवारे में पर्दे लगा रहा है। उसका काम तो होता है भूत की तरह ना। बात की बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। आपके यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी। मैं इस चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली है। अपना कामदार साफा उसके सिर में बांध दिया, चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी। चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखने लगता है। भगवंत सिंह तो यही, यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत हरिनंदन सिंह, खैर इज्जत बिगड़ती या ना बिगड़ती, लेकिन उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया था कि चलकर आपका पैर पकड़ लूं और कहूं कि उससे सुलह कर लीजिए। भगवंत सिंह हूँ तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है, मैं उससे सुलह करूंगा, यही कहने के लिए कि मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़ कर मार डालूंगा। उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूंगा। मेरा कोई लड़का हुआ होता तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता। पट्टीदार और दाल तो गलाने की चीजें होती हैं। दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी जिंदगी में 2 लाख रुपए की जमीन मोल ली मैंने और 1 लाख रुपए नकद जमा किया। उसकी मजाल की वह मेरा जवाब दे। हरनंदन सिंह लड़कपन है, साल भर भी नहीं हुआ, घर का मालिक मरा है। सोचता है कि हर गांव में आपके खेवट में हिस्सेदार है। परते पर हली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह यह 10,000 आप इसलिए दिया है कि आने दो आने के पट्टीदारों को भी हली हुकूमत मिले। एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते। कहार मेरे यहाँ काम करते हैं, इसलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। शादी गमी में कहार काम करते हैं, मैं नहीं माना करता, अब वह भी बंद कर दूंगा। पटवारा करा ले, तुम तो उसके चाचा हो। भौं टेढ़ी कर सिर हिलाते हुए, उसके बाप के ममेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ शुभ के अवसर पर गया, तुम्हारे लड़के का चढ़ौवा था, तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 रुपए आदमी 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन को गए और वह सगा नातेदार होकर उपवास कर चला गया। नातेदारी का मोह रखना हो तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो, लेकिन वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं, और नहीं तो चुपचाप मुझसे लेकर औरों को दे डालो। और जिस तरह से कहता हूँ हरिनंदन सिंह सहम कर, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ। मेरे यहाँ वह आएगा नहीं तो भोजन में एकाएक चुप हो जाते हैं। भगवंत सिंह हरिनंदन के कंधे पर हाथ रखकर धीरे स्वर में, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे संखियां दे दो उसी दिन, हाँ जी उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है। संखिया का अर्थ होता है, मतलब होता है जहर। संखिया पुराने जमाने में जहर होता था। हरनंदन का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुरारी लाल का प्रवेश। भगवंत सिंह और हरनंदन कुर्सी छोड़कर उठते हैं। मुरारी लाल आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर, बैठे रहिए। उन दोनों से बारी बारी तनिक सा हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठते हैं। राय साहब बैठिए आप। हरनंदन की ओर संकेत कर, आपका परिचय। हरनंदन सिंह, आप मेरे मामू के लड़के हैं। मुरारी लाल कुर्सी से उठते हुए, आप लोग बैठ जाएं। दोनों कुर्सी पर बैठते हैं। आपके सगे मामू के लड़के। हरनंदन की ओर देखता है। भगवंत सिंह,
जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने भी कभी मेरा उत्तर नहीं दिया। गहरी सांस खींचकर दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़कर मर गया। अवस्था में भी मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए चुप होकर बड़े दुख से उसकी ओर देखने लगता है। मुरारी लाल, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता। यही संसार की लीला है। अब उसके घर का काम कैसे चलता है। भगवंत सिंह विरक्त के स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का। मुरारी लाल, अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवंत सिंह, जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में, उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर डांट ठाट बाट के साथ रहता है। घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। अंग्रेजी फिसन बनाकर घूमता है। एक नंबर का आवारा हो गया है। मुरारी लाल, हाँ साहब, रहता तो है बड़े ठाट से, और उसकी शिकायत भी है। मैं सुन चुका हूँ। अभी कुछ सोचकर कई दिन हुए वहाँ के थानेदार कह रहे थे, दौरे में कानूनगो ने भी कहा था। हरनंदन की ओर देखकर, आप उसे समझा क्यों नहीं देते? आप तो उसके संबंधी हैं। भगवंत सिंह, पूछ ले हुजूर इन्हीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं कैसी निभी। कभी किसी तरह की शिकायत हाकिमों तक नहीं पहुंची। मुरारी लाल मुस्कुराकर, लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम रमापति ना था? हरनंदन सिंह, जी। मुरारी लाल, लेकिन उसने भी तो आपसे नहीं पटी। वह मुसम्मात वाला मामला, यहाँ मुसलमान होना चाहिए लेकिन यहाँ मुसम्मात लिखा है, वाला मामला जिसके वारिस वह थे, उसके और आपके बीच में हाई कोर्ट तक लड़ता गया, जिसमें वे मुसम्मात के वारिस करार दिए गए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ, तो हक का मामला था। मुरारी लाल मुस्कुराकर, आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन? आप यह वे क्यों? आप लोगों तो प्रतिष्ठित वंश के हैं। आप लोगों को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ। हरनंदन से, क्यों नहीं आप उस लड़के को समझा देते? हरनंदन सिंह, आप सज्जन के साथ। हुजूर, मैंने कोशिश तो की, लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा भी विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल भगवंत सिंह से, वह चाहता क्या है? भगवंत सिंह कुछ सोचते हुए, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। मुरारी लाल, बस उसने आपका क्या बिगाड़ा? बड़े घराने में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है उसको। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। हरिनंदन सिंह, हुजूर लगान बंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़ों की होली जलाता है। मुरारी लाल, इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी। भगवंत सिंह घबराकर, सरकार, मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारी लाल मुस्कुराकर, लेकिन मैं नहीं समझता, उसके गांजा पीने से या लगान बंदी से आप क्यों उजड़ रहे हैं? भगवंत सिंह, इस साल मेरी लगान नहीं वसूली हो सकती। मुरारी लाल, और जमींदारान तो है, अपनी वसूली भी उसने छोड़ दी है। भगवंत सिंह, सरकार रुककर सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। सिंदूर की होली। मुरारी लाल कुछ सोचते हुए हरनंदन को संकेत कर, आप कृपा कर बाहर तो जाइए, मैं भगवंत सिंह की ओर संकेत कर आप से बात कर लूं। हरनंदन का प्रस्थान।
राय साहब भगवंत सिंह जी। मुरारी लाल, लड़का है और आप बुढ़े हुए। भगवंत सिंह जी। मुरारी लाल, आप खुद विचार कर लीजिए। भगवंत सिंह भर्राई हुई आवाज में, मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, हली हुकूमत सब बंद है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। मुरारी लाल चौंक कर, आप खून करना चाहते हैं? भगवंत सिंह, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। मुरारी लाल, आप कहिए, मैं उसे समझा दूं, डरा दूं, धमका दूं, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। भगवंत सिंह, हुजूर। घबरा कर उसकी ओर देखने लगता है। मुरारी लाल, परेशान न होइए, मुझे इतना मौका दीजिए, मैं उसे समझा सकूं। भगवंत सिंह कांपती हुई आवाज में, लेकिन हुजूर। घबरा कर उसकी ओर देखता है, फिर धरती की ओर देखने लगता है। मुरारी लाल चौंक कर, क्या हो गया आपको? भगवंत सिंह हाँ हाँफते हुए, अब क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता है। मुरारी लाल तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए, अरे कांप क्यों रहे हो जी? तुम्हारे तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया। नाहक उस लड़के की जान लेना क्यों चाहते हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं। भगवंत सिंह, हाय राम। उठकर उसके पैर पर गिरते हुए, अब क्या होगा सरकार? अब तक तो जो होना था वो हो चुका होगा। मुरारी लाल चौंक कर उठते हुए, क्या हो गया होगा? भगवंत सिंह, अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारी लाल, मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा, क्यों? भगवंत सिंह, उस दिन हुजूर ने कहा था। मुरारी लाल, मैंने कहा था? क्या कहता है बेईमान? मैंने कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था। भगवंत सिंह जोर से सांस लेकर, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। मुरारी लाल, क्या हाजिर हो? भगवंत सिंह, जितना ब्याज दिया है उतना और। मुरारी लाल कुछ सोचकर, लेकिन अच्छा उतना ही नहीं, उसके 4 गुना, इससे कम नहीं। भगवंत सिंह, उतना तैयार नहीं है। उसकी ओर देखता है, फिर एकाएक धरती पर बैठकर उसके पैर पकड़ लेता है। मुरारी लाल उसे पैर से ठेल कर, उससे कम नहीं, धरती फोड़कर, आकाश छेद कर, जहां से हो सके उससे कम नहीं। कुछ सोचकर, बस चले जाओ, देखो या होने ना पाए, उस लड़के को चोट ना लगे, सावधान। बस हो नहीं सकता। मैंने उसी दिन उसे अदालत में देखा था। अगर वह मेरा लड़का हुआ होता, उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसकी वह रत्नार आंखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था। हाँ, याद आ रहा है। नहीं, उठो। भगवंत सिंह उठता है। चले जाओ, निकल जाओ, उसे चोट न आए। खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? भगवंत सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है। मुरारी लाल का मुख क्रोध और आशंका से लाल हो उठता है। पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? भगवंत सिंह टूटते हुए स्वर में, मैं आदमियों को कह आया था, अब तक तो वह मारा गया होगा। मुरारी लाल दुख से, ओह, यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरी। ये भयंकर। झुक कर मेज पर सिर रख देते हैं। फिर एकाएक खड़ा होकर भगवंत सिंह का हाथ पकड़कर, चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर अभी तक वैसा न हुआ हो, कदाचित ईश्वर ने बचा दिया हो, तो फिर नहीं जाता शैतान। क्रोध के आवेश में उसका सिर हिल उठता है। भगवंत सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतरी दरवाजे से प्रवेश। माहिर अली, खाना तैयार है हुजूर। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर सिर झुकाकर, माहिर अली उसके पास पहुंचकर, हुजूर। मुरारी लाल, क्या होगा? गहरी सांस खींचता है। माहिर अली विस्मय में, कोई तकलीफ है? क्या हुआ सरकार? मुरारी लाल, इस बदमाश ने मुझे मरवा डाला। इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। माहिर अली, किसको? उसने? कब? मैं तो नहीं जानता। क्या? मुरारी लाल,
इसी राय साहब ने उस लड़के को जो उस दिन यहाँ इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरलता में यह कह गया था, अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ उसने सच कहा था। माहिर अली सन्न होकर मरवा डाला, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। राय साहब है ना? हाँ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है, गिरफ्तार नहीं हुआ होगा भी नहीं। रुपया होना चाहिए, खूब छिपा लेना क्या? रुपया होना चाहिए, खून छिपा लेना क्या है? उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा? सरकार, उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी? एकाएक फर्श पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? माहिर अली। मुरारी लाल यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। माहिर अली, मैंने तो आपसे कभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर यहाँ आया? मुरारी लाल, उसे मारने के लिए बदमाशों को ठीक कर आया है, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले। माहिर अली, उसका उस दिन इस शैतान की कार्रवाइयों से घबरा कर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची उम्र में गिरस्ती का बोझा पड़ गया। हुजूर, उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था। वह राय साहब से कर्ज ले चुका है। आपने अपने कान से सुना है। मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि वह कह देगा साहब से कि तुम उस लौंडे के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो। तुम्हारा एक बार साहब को होगा, तुम्हारा एतबार साहब को होगा। मुरारी लाल, जरूर ऐसी बात थी। उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी और मालूम होता है उसकी भी राय से वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ उसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। कमीज का आस्तीन समेट कर, इधर देखो, मेरे रोए फूट गए हैं, जैसे सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया तो उसमें मेरी वजह? माहिर अली, मैंने पहले कहा था, वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। कानून के डर से इस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। मुरारी लाल संभल कर, मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया है, 10 रुपया देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है जिसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। आज यह मुझसे कबूल कर गया कि उसके मरवाने का इंतजाम यह कर आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ भी कि इसे सजा दूं तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूत होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। उससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इसी तरह 10-5 हजार बार देना पड़ जाएगा, उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना तो माहिर अली, लेकिन खाना तो तैयार है। मुरारी लाल, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। मुझे इस बात का रंज है। क्या देख रहे हो, जाओ। इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही सहानुभूति मैं उसके साथ दिखला सकता हूँ। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारी लाल दीवार की अलमारी खोलकर एक पुस्तक निकालते हैं। पुस्तक मेज पर रखकर
उसके पन्ने इधर उधर करने लगते हैं। कई पन्ने इधर उधर उलट पलट कर पुस्तक को खुली मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरी पुस्तक निकालते हैं। उसके पन्ने भी जल्दी जल्दी उलट कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर जैसे कुछ पढ़ते रहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उसके मुंह से निकल पड़ते हैं। मुरारी लाल क्षमा भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं। दूसरे ही क्षण पुस्तक उठाकर दूर कमरे में फर्श पर फेंक देते हैं। पुस्तक के गिरने के साथ ही धाय सी आवाज होती है और वह कमरे के बाहर होकर गोशवारे से नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में हो जाते हैं। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला कमरे में चारों ओर देखकर कहाँ है? चंद्रकला इस ओर से इस ओर के गोल कमरे की ओर बढ़ती है और माहिर अली दूसरी ओर के गोल कमरे की ओर जाता है। मेज की ओर बढ़ता है। नहीं है ना, नहीं उन्हें अफसोस हो रहा है। माहिर अली नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। चंद्रकला धीरे स्वर में गाने लगती है। अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, कई बार धीरे धीरे यह एक पंक्ति गाती है। माहिर अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है। माहिर अली आपको तो गाना। चंद्रकला जैसे गुनगुना कर मेरे मन में आया था कि बाबू जी से कह दूं कि वह बेचारा झूठ नहीं बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंसकर उससे बातें करना उठकर चला गया तो जैसे यह कमरा सूना हो गया। गंभीर होकर यदि मैं पुरुष होती तब तो माहिर अली की ओर ध्यान से देखती हुई, हाँ अगर मैं मर्द होती तो जरूर कह देती और देखती कि किस तरह यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह जो वह दुष्ट देखता है। देखो तो बाहर, आंख से बाहर की ओर संकेत करती है। माहिर अली का प्रस्थान। भीतरी दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से भी 2 साल कम है। शरीर उसका कुछ दुबला और अर्धविकसित सा है। बाल खुले, रुक्ष और अस्त व्यवस्थित हैं। बाईं ओर से बालों की एक लट दाएं कान से होकर सीधे आगे की ओर नीचे की ओर लटक रही है। उसकी आंखें नितांत चंचल और चमकती हुई हैं। भौं के बाल इतने लंबे हैं कि दोनों बगलों में दाईं ओर और बाईं ओर घूमकर छोटे बड़े कई वृत्त बना रहे हैं। उसके शरीर का रंग बिल्कुल पछाही चंपे का है। मनोरमा दोनों हाथों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखती हुई मेज की ओर बढ़ती है। मनोरमा लो यह भी बन गया। मनोरमा कहती है। चंद्रकला चौंक कर, बन गया आज ही? मनोरमा चित्र उसके सामने बढ़ाकर, देखो इसलिए ना तुम मुझे अनंत काल तक रोकना चाहती थी। चंद्रकला लेकिन अब तो व्यर्थ है, अब तो शायद वह संसार में ही नहीं रहा। मनोरमा अरे क्या कह रही हो? चंद्रकला उस दुष्ट राय साहब ने उसे मरवा डाला। मनोरमा स्थिर आंखों से सामने दीवार की ओर देखती हुई, मरवा डाला? उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे अभी तो वह फूल खिला भी न था। उसने भी कोई अपराध किया होगा, उससे भी किसी का अपकार हो सकता है। चित्र की ओर देखती हुई, नहीं जी नहीं, तुमने कहाँ सुना? चंद्रकला कहाँ बताऊं? उसने बाबूजी से स्वयं स्वीकार किया और उसी लिए 10,000 रुपये दे गया। मनोरमा गंभीर होकर, अच्छा तो उसका मूल्य केवल 10,000? मैंने ही उसे उस दिन अमूल्य समझ लिया और इसीलिए निष्प्रयोजन यह चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए, कला के अमूल्य के लिए। संसार में जगह नहीं तो अब इसे क्या करूं? चंद्रकला मुझे दे दो, यह अपने पास रखो।
मनोरमा, अपने पास यह आग और तुम्हारे पास भी नहीं, तुम क्या करोगी? चंद्रकला, तब क्या होगा? मनोरमा, माहिर ने कहा था कुछ सोचकर, उसका विवाह हो चुका है ना? चंद्रकला, हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। मनोरमा, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। चंद्रकला, इसमें क्या संदेह है? मनोरमा, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई, 2 वर्ष के बाद ही वह मर गया। तब से इधर 8 वर्ष बीत गया। एकाएक चुप होकर चित्र ध्यान से देखने लगती है। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है? मनोरमा, विस्मय के स्वर में दुख गंभीर होकर, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या? चंद्रकला, तुम कह क्या रही हो? मनोरमा, मैं चुप होकर कुछ सोचने लगती है। चंद्रकला, हाँ हाँ, तुमने मुझे स्तंभित कर दिया। मनोरमा मुस्कुराकर, संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ? चंद्रकला, लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी? बात तो भी यह चित्र क्या होगा? मनोरमा, यह चित्र किसी प्रकार उसकी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। चंद्रकला, लेकिन वह क्या करेगी अगर वह अशिक्षित हो, उसके भीतर कला की भावना न हो? मनोरमा, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना तो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह काम माहिर से हो सकेगा। किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचना चाहिए। चंद्रकला, खूब कह रही हो, सिर हिलाकर। चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास? मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से उसे, उसकी जरूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। मनोरमा, लेकिन वह कैसे होगा? चंद्रकला, क्यों नहीं होगा? उसे भी तो तुम्ही ने बनवाया है। मनोरमा, लेकिन तुम्ही ने बनाया है। मनोरमा, लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार तो कला की वस्तु नहीं है ना? चंद्रकला चित्र की ओर देखकर, इसी को देखकर। सिंदूर की होली। मनोरमा, लेकिन तो फिर वह चित्र न होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो। चंद्रकला, तुम तो हट कर रही हो, इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी? मनोरमा गंभीर होकर उसकी ओर एकटक देखती हुई, दिन को इसकी पूजा करेगी और रात को अपने हृदय पर रखकर सो जाएगी। ओह, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है। तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जान पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल टाल के कीचड़ में ही उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। चंद्रकला, क्या सोच रही हो? मनोरमा, यही तुमने अभी कहा है, मेरा व्यंग निष्ठुर है। चंद्रकला, मैं समझती हूँ ऐसा भी तुम उस अभागिन स्त्री के साथ व्यंग कर रही हो जिसका संसार आज सूना हो गया होगा। मनोरमा, इसलिए तो कहा चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति शब्द में नहीं व्यक्त हो सकती। बहन, कुछ करना चाहिए। आग के निर्धूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। तुम धुएं को आग समझ रही हो। चंद्रकला, इसका मतलब मनोरमा यही कि तुम्हें उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन चित्र की ओर संकेत कर, लेकिन तुम उसके लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकती। चंद्रकला, लेकिन मैं तो इसे अपने कमरे में रखना चाहती थी। उस दिन की स्मृति में उसका वह हंसना, उसकी रत्नार आंखें, लंबी लंबी उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों की दो लटें। पल भर में उसकी नज़र कमरे में चारों ओर दौड़ गई। उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना था।
मनोरमा तुम्हारा यह शब्द चित्र तो मेरे इस रेखा चित्र से बढ़ जाता है। चंद्रकला सो कैसे? मनोरमा जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकी चंद्रकला, लेकिन मेरा चित्र कल्पना को जगा नहीं सकता और तुम्हारा तो उसे सहस्त्रमुखी कर देता है। मनोरमा मेरा? चंद्रकला हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है, चित्र को ध्यान से देखकर जैसे अभी हंस पड़ता है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए क्यों, जब इसी तरह चला जाना था? चित्र को ध्यान से देखकर, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। उसकी ओर निर्मेष देखती हुई, कैसे बनेगा यह? मनोरमा चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं, लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुम उसके प्रेम में हो। चंद्रकला तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ? प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर बह उड़ता था। अब तो व्यर्थ की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम नहीं, विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी, उसकी आंखों से आंसू चल पड़ते हैं। मनोरमा आए तुम तो रो रही हो। चंद्रकला छाती पर हाथ रखकर, यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने की तबीयत नहीं चाहती। मनोरमा झूठ तो नहीं कहोगी, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चंद्रकला अब हाँ पूछो, अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँगी, अब किस चीज को छिपाऊंगी और किस लिए? मनोरमा मनोज बाबू से तुम्हारा चित्र टूट गया है क्या? मनोज बाबू से तुम्हारा चित्र टूट गया है क्या? चंद्रकला लेकिन उसने मेरा चित्र लगा कब? उनसे मेरा चित्र लगा कब? आए कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किसे प्रेम करती हो? चंद्रकला लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था, फिर तुमने सत्य की कसौटी जो रख दी। आज मैं भी विधवा हो गई। मनोरमा छी, क्या बक रही हो? चंद्रकला तीछड़ा है ना, तब फिर सत्य के लिए क्यों? सत्य तीक्ष्ण होता ही है। मनोरमा तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। मान लो यही बात है तो तुम्हें इस तरह रोना चाहिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? चंद्रकला कोई सुनेगा कैसे? मैं किससे कहूँगी? तुमने सुन लिया इसलिए कि मेरा सर्वस्व चले जाने पर सत्य यह अंतिम आधार भी जाने लगा, बस इसीलिए एकाएक कुर्सी पर बैठकर चित्र से अपना मुंह ढक लेती है। मनोरमा उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है, धीरे धीरे उसके बाल पर हाथ फेरने लगती है। मुरारी लाल का प्रवेश। चंद्रकला जल्दी से उठती है, चित्र का मेज पर रखकर शीघ्रता से उसकी ओर देखकर भीतर निकल जाती है। मुरारी लाल क्या हो गया जी इसे? इसकी आंखें तो लाल हो रही हैं, जैसे रो रही थी। चंद्रकला मनोरमा संकोच के स्वर में, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसी से उन्हें। मुरारी लाल आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए, तुम जाना चाहती हो? क्यों, तुम्हारा कहीं घर नहीं है ना? मनोरमा कहीं घर बनाऊंगी। मुरारी लाल तब यही घर क्या बुरा है? उसका हाथ पकड़कर ध्यान से उसका मुख देखते हुए, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? मनोरमा संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीने से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। गंभीर होकर, यह सब होते हुए भी तो यह आपका घर है, मुझे अपना घर बनाना है। मुरारी लाल मुस्कुराने का प्रयत्न कर, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझ लेने में तुम्हें
अड़चन क्या है? मनोरमा, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। ना गंभीर होकर कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अपना हाथ खींचकर मेज की दूसरी ओर खड़ी होती है। मुरारी लाल, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं मनोरमा, ओठ पर उंगली रखकर, इसलिए कि मैं विधवा हूँ। मुरारी लाल, लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। मनोरमा, इन आँखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आँखों से नित्य देखती हूँ। नित्य 20 वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आँखें, कमाल सी भौहें, घने काले नीलम से चमकीले बाल। आंख बंद कर वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया है, लेकिन तो शायद आपको भी देख पड़ जाए। देखिए तो शायद आपको भी देख पड़ जाए। मुरारी लाल, अन्य मनस्क होकर मुझे तो देख पड़ रहा है, दिख पड़ रहा है। यह चित्र यही तो नहीं है? अरे यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़के का। और चित्र की ओर देखते हुए, अच्छा नहीं बना क्या? मुरारी लाल, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह था, वैसा ही वह चित्र तुमने क्यों बनाया? किस लाभ से? मनोरमा की ओर देखता है। इस चित्र से तुमको क्या फायदा था? मनोरमा, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्वमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी, मैंने उसका चित्र बना दिया। मुरारी लाल, तुम भी एक समस्या हो। मनोरमा, यह आपको कैसे मालूम? मुरारी लाल, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मनोरमा, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं? मुरारी लाल, तो क्या न करूं? मनोरमा, हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरे के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, अपने दंड की व्यवस्था कौन करेगा? आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। मुरारी लाल, मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य मानना चाहता था। मनोरमा, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं? मुरारी लाल, तो क्या न करूं? मनोरमा, हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरे के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? कौन? यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। मुरारी लाल, मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य मानना चाहता था। मनोरमा, सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो सिर्फ संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, या सब कुछ सत्य हो उठता। इन चोरों की बुराई निकल जाती। मुरारी लाल, अच्छा तो तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। मनोरमा मुस्कुराकर, सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। सिर हिलाकर, आप मुझे रोकेंगे क्यों? मुरारी लाल कड़े स्वर में, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। मनोरमा, आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी। इसमें आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं है, और अगर यह आपकी इच्छा हो तो मैं स्वीकार कर लूंगी कि मैं आपके यहाँ सम्मान के साथ रही। इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री के लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। मुरारी लाल, तुम चुप नहीं रहोगी? मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं। लाल आंखों का असर अगर मेरे मन पर कुछ भी पड़ता तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठी होती अपना चरित्र, और अब तक नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र मैंने आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, और चौथा चित्र यह है। चित्र उठाकर, 3 चित्र आप लोग ले लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी। मुरारी लाल, पता नहीं रजनीकांत की
इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मर गया होगा। मनोरमा, मेरे लिए क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बना, यही मेरा अंतिम चित्र होगा। मुरारी लाल, अंतिम क्यों? मैं ऋषिकेश जाऊंगी, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूंगी। मुरारी लाल, इसी अवस्था में? मनोरमा, और नहीं तो क्या, मरने के समय जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ न कर सकेगी, जब हाथ कांपने लगेगा तब। मुरारी लाल, चंद्रकला को भेजो तो नहीं मैं ही जाऊंगा। मुरारी लाल का भीतरी दरवाजे से प्रस्थान। मनोरमा इधर उधर चित्र पर उंगली घुमाने लगती है। माहिर अली और मनोज शंकर बातें करते हुए प्रवेश। माहिर अली, ना कहिएगा, अभी अभी सब नहीं जानते, मेरी तबीयत घबरा गई है। माहिर अली बिस्तर और चमड़े का सूटकेस बाई ओर की गोल कोठरी में लेकर चला जाता है। मनोज शंकर आगे बढ़कर मेज के पास कुर्सी पर बैठता है और मनोरमा के हाथ से चित्र देखने लगता है। मनोज शंकर, प्रसन्न तो हो? मनोरमा, मैं? मनोज शंकर, हाँ तुम। यहाँ और कोई है जिससे पूछ रहा हूँ? वह कितना सुंदर चित्र है, चित्र देखने में जैसे तन्मय हो जाता है। मनोरमा उसकी ओर देखती रहती है, यह चित्र बिल्कुल कल्पित है। मनोरमा, नहीं, एक लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था, इसी परगने का कोई जमींदार था। उसके बाप को मरे अभी साल भर भी नहीं हुए, और उसे भी, जैसा कि सुनती हूँ, किसी राय साहब और आनरेरी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। मनोज शंकर, ओह, माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था क्या? चित्र की ओर देखते हुए, मालूम होता है अब हंस देगा। इतना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी? एकाएक गंभीर हो उठता है। मनोरमा, आज से तुम्हारी परीक्षा भी थी ना? यहाँ होना चाहिए आज तो। मनोज शंकर, थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। मनोरमा, राजनीति का काम करना है क्या? मनोज शंकर, नहीं। मनोरमा, तब? मनोज शंकर, बीमार हूँ। गहरी सांस लेता है। मुरारी लाल और चंद्रकला का प्रवेश। मुरारी लाल, मनोज तुम कहाँ परीक्षा नहीं दी? मनोज शंकर, जी नहीं। मुरारी लाल, क्यों? मनोज शंकर, कोई लाभ नहीं। मुरारी लाल, रुपया नहीं मिला क्या? मनोज शंकर, मिला तो। मुरारी लाल, तब? मनोज शंकर, रुपया मिला इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। मुरारी लाल, लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? मनोज शंकर, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपया आपने भेजा था, फिर 200 क्यों भेज दिया? मुरारी लाल, तुम्हारे आराम के लिए। मनोज शंकर, आपको केवल 600 रुपया वेतन मिलता है और 600 आपने मुझे भेज दिया, घर का काम कैसे चलेगा? मुरारी लाल, इसकी चिंता तुम्हें क्यों हो? मनोज शंकर, इस संदेह में कि इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। अपना सारा वेतन मुझे देकर आप अनुचित रीति पर अपने लिए रुपए। मुरारी लाल, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मनोज शंकर, चित्र उठाकर, आप कह सकते हैं यदि यह मारा गया हो तो इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखता है। मुरारी लाल संदेह से, तुम्हें क्या हो गया है? मनोज शंकर गंभीर होकर, आज 15 दिन से बाबूजी को बराबर स्वप्न में देखता हूँ। मेरा मानसिक रोग बढ़ गया है। जोर से सांस लेकर कलेजे से लव उठकर जैसे आंख फोड़कर बाहर निकल जाना चाहती है। यही दशा रही तो मैं 10-5 दिन भी नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरारी लाल की ओर ध्यान से देखने लगता है। मुरारी लाल, मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश में भी कम नहीं समझता। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी कहे वही कहे चोर।
मनोज शंकर। 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपये के बल पर मुझे विनोद और ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिसमें मैं आपसे न पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है और यह रहस्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है वह कितनी दारुण है, आप उसे देखना नहीं चाहते। इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा। मुरारी लाल उद्वेग से उसकी ओर देखने लगते हैं। सामने की ओर से कई आदमी एक चिल्हौड़ा लेकर प्रवेश करते हैं। चिड़ोला लेकर प्रवेश करते हैं और बंगले के बरामदे में उतार देते हैं। मुरारी लाल चौंक कर देखते हैं और आंखें आगे बढ़ते हैं। बरामदे में पहुंच जाते हैं। मुरारी लाल, ऐ रजनीकांत, अंत में हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला तेजी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आंख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है। खून की धार सिर से होकर नीचे पैर तक चली गई है, जिसमें कुर्ता धोती रंग गई है। चंद्रकला क्षण भर उसकी ओर देखती है। चंद्रकला आह आह, अब भी मुस्कुराहट, फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है। माहिर अली वही फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली, आह, मार डाला, बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई। मुरारी लाल झुककर रजनीकांत की ओर देखने लगते हैं। अब यहाँ से पहला अंक समाप्त हुआ। अब यहाँ से दूसरा अंक शुरू होता है। अब दूसरा अंक कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।